नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं एक ऐसे आतंकवाद का जिस आतंकवाद को हिंदुस्तान अभी तक आतंकवाद मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये वास्तविक आतंकवाद से भी कई गुना बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने जो 3 युद्ध लड़े और चौथा एक छद्म युद्ध भी जो कारगिल का पाकिस्तान के साथ लड़ा, ये चीन और पाकिस्तान के युद्धों में जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा लोग आतंकवाद में मरे। आतंकवाद से भी ज्यादा लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में, और रोड एक्सीडेंट से भी सबसे ज्यादा लोग अगर किसी एक आतंकवाद के कारण मरते हैं तो है नशे का आतंकवाद। हिंदुस्तान के युवाओं के हाथों में बंदूकें देकर, गोला बारूद देकर उनको देश के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ लड़ाने का काम तो पाकिस्तान और चाइना कर ही रहा है। लेकिन इसी देश के अंदर रहने वाले और खास करके पाकिस्तान और चाइना के हस्तक बनकर कई संगठन इस देश में नुकसान में, खुद के नुकसान में, लेकिन देश के और ज्यादा नुकसान करने के उद्देश्य से नशा का कारोबार चला रहे हैं। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा आज हिंदुस्तान में नशा का कारोबार है, और सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या कारण नशा है। क्या इस आतंकवाद पर हम चुप बैठेंगे? नहीं, आज के बिंदास में हमें बेखौफ होकर बोलना है और इसका उपाय भी खोजना है। पहले मुद्दा। भारत में हुए आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। कभी आतंकी पाकिस्तान से आते हैं तो कभी भारत में मौजूद स्लीपर सेल आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भारत में नशे का आतंकवाद शुरू कर दिया। जी, अब पाकिस्तान ने आतंक का नया हथियार इजाद किया है, नशा। ड्रग्स के जरिए न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया जा रहा है, बल्कि युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। नशे का ये आतंकवाद भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगातार जारी है। पश्चिम में पंजाब और कश्मीर तो दक्षिण में बांग्लादेश सीमा ड्रग्स तस्करी का अड्डा बने हुए हैं। मालदा सांप्रदायिक हिंसा के पीछे भी ऐसे ही ड्रग्स आतंकियों का हाथ है। अब तो भारत की सीमाओं पर अफीम की खेती भी होने लगी है। यहाँ न तो कानून का कोई राज है और न ही स्थानीय निवासियों की कोई सुनने वाला। भारत की इन सीमाओं का हाल भी अफगानिस्तान की तरह होने जा रहा है। जैसे अफगानिस्तान में आतंकी अफीम की खेती के जरिए आतंक फैलाने के लिए पैसा जुटाते हैं, वैसे ही अब भारत की सीमाओं पर होने लगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जरिए भारत, अमेरिका और यूरोप में ड्रग्स पहुंचाई जाती है। ऐसे में भारत की नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर यानी NDDTC ने भारत में पाकिस्तान के ड्रग्स आतंकवाद का खुलासा किया। NDDTC ने बताया, भारत के पंजाब में हर साल 75-100 करोड़ रुपए की ड्रग्स खपत होती है। ये सारे ड्रग्स पाकिस्तान से आते हैं। ड्रग्स की तस्करी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI मदद करती है। यानी ड्रग्स का सारा कारोबार पाकिस्तान के इशारे पर होता है। पाकिस्तान देश के युवाओं को ड्रग्स का आदी बना रहा है। पंजाब के हर घर का एक युवा ड्रग्स के नशे में फंस चुका है। कभी पंजाब में हर घर से 2 से 3 सदस्य सेना में होते थे। इससे देश की सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा होता था। पाकिस्तान कभी भी भारतीय सेना को हरा नहीं पाया। इससे उसने सेना को ही कमजोर करने का उपाय निकाला। पाकिस्तानी आतंकियों ने सोचा, जब भारत का युवा ही नशे का आदी हो जाएगा तो कैसे वो सेना में जा पाएगा। ऐसे में युवाओं को ही टारगेट किया जाए, जिसमें अब पाकिस्तान सफल होता दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या देश की सीमा सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा? नशे के आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा? क्या ड्रग्स तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ नियम कड़े किए जाएंगे? क्या सीमा पर आतंक की खेती करने वालों पर लगाम लगेगी? क्या नेता राजनीति के बजाय देश हित में काम करेंगे? क्या युवाओं को नशे के आतंकवाद से निकाला जाएगा? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब अभी भी कोई नहीं। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमको बात करनी। हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं महामंडलेश्वर ब्रह्मांड पुरी जी महाराज, और हमारे साथ
सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं मालदा से। आपको पता होगा कि मालदा में बहुत बड़े पैमाने पर अफीम की और कई नशा के पदार्थों की खेती खुलेआम हो रही है और हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर और पूर्व क्षेत्र का बड़ा बाजार यही से बनता है। नरेंद्र राव तिवारी हमारे साथ मालदा से। तिवारी जी और महामंडलेश्वर ब्रह्मांडपुरी जी दोनों अतिथियों के साथ आप घरों में बैठे या जहां पर भी चैनल को देख रहे वहीं से इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते, फोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया के विभिन्न मार्गों से। आपकी प्रतिक्रिया भी हम लेंगे, लेकिन पहले हमारे पास जो गेस्ट है उनके पास चलते, उसमें से तिवारी जी के पास चलते। तिवारी जी, हिंदुस्तान में मरने वाले लोग हैं वो जितनी संख्या, उसमें सबसे बड़ा कारण अगर कोई एक है तो एक कारण है नशा, और इस नशा का पूर्व भारत का केंद्र है मालदा। क्या कहेंगे? जी, ये सही बात है कि अगर जितनी आतंकवाद से आदमी मरते हैं उससे ज्यादा हमारे जो है युवा नशा से मरते हैं। और इसमें दो राय नहीं है कि जो है मालदा के कलियाचक में अफीम की बड़े मात्रा में खेती होती है। लेकिन ये दुख की बात है कि ये लंबे अरसे से भी यहाँ खेती होते हुए भी यहाँ के प्रशासन जो है चुप मार के बैठे हुए हैं। को यहाँ मालदा में कलियाचक में जो थाना लूटा गया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये। बिल्कुल। क्या क्या कौन से नशे के पदार्थों की खेती होती है वहां? यहाँ पे अफीम की खेती बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत लंबे समय से होती है। और इसमें जो है जुआ काफी मात्रा में लिप्त हैं और यहाँ के जो है साधारण मनुष्य भी जो है इस नशे के से नहीं बच पाते। चलिए, आपके पास दोबारा आऊंगा और डिटेल जानना चाहूंगा। हमारे साथ ब्रह्मांडपुरी जी। ब्रह्मांडपुरी जी, नशा के विरुद्ध आप काफी काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस षड्यंत्र को? मैं तो ये कहना चाहूँगा चौहान साहब कि नशा जो है, भारत के मंत्री से और सरकार से निवेदन करूँगा कि अगर एक व्यक्ति एक मर्डर करता है तो 302 होता है, लेकिन अगर कोई नशा करके 70 को मारता है तो उस पर उससे भारी कानून बनाई जानी चाहिए और नशा को किसी भी तरीके से करने पर रोक लगाया जाए, क्योंकि भारत को पूर्ण रूप से खोखला ये नशा बना रहा है। और ग्लोबल रिपोर्ट के आधार से 32% गरीबी और महिलाओं की आत्महत्या, भाइयों में आपस में मतभेद और विनाश का कारण ये बन रहा है। इसलिए भारत सरकार को सबसे ज़्यादा इस नशे पे रोक लगाना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। और बात केवल उसके नशा कर किसी को मारने की नहीं है, बल्कि नशा तो आत्महत्या मानी जानी चाहिए। बिल्कुल, और कोई नशा की लत जो लगाता है उसके ऊपर खून से भी बड़ा इल्जाम लगाना चाहिए, क्योंकि बंदूक से, शस्त्र से किया या किसी भी तरीके से किया गया खून उससे ज्यादा घातक है नशा के द्वारा किया गया खून, क्योंकि ये इसमें बेईमानी है, इसमें बदमाशी है, इसमें विश्वास का घात है और इसमें आप सामने वाले को अनजाने में भी सही एक ऐसी गलती करवा रहे हैं जो उसके फॉलोअर्स या उसको फॉलो करने वाले कई लोग करेंगे। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, धनंजय कुमार सिंह। हाँ, मैं बिंदास बोल में कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। टाइम मिलेगा अभी या फिर थोड़ी देर में बोलूँ? चलिए, धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि जैसे आप कनेक्ट होते अपनी बात को तुरंत रखें, हम आपको इसके पीछे के षड्यंत्र का कुछ और आंकड़ों के साथ डिटेल दिखाते हैं। देखिए, पाक का ड्रग्स आतंक, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे की खपत सबसे ज्यादा। पश्चिम में पंजाब और कश्मीर, दक्षिण में बांग्लादेश तो उत्तर में नेपाल से नशे का कारोबार। देश की सीमाओं पर अफीम की खेती में आतंकियों का पैसा। अकेले पंजाब में हर साल 7500 करोड़ के ड्रग्स की खपत। पंजाब में सभी ड्रग्स पाकिस्तान से आते हैं। ड्रग्स के तस्करों की मदद पाक खुफिया एजेंसी ISI करती है। पाकिस्तान के इशारे पर भारत को ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है। स्मगलर केवल टेररिस्ट को ही भारत में नहीं भेजते, वे पंजाब में आर्मी को हेरोइन का एडिक्ट बना रहे हैं। NDDTC के सर्वे के मुताबिक पंजाब की कुल जनसंख्या 2,77,00,000 है। पंजाब में 8,60,000 लोग अफीम के आदी हैं। पंजाब में हेरोइन का नशा करने वाले 1,23,000 लोग हैं।
रिपोर्ट में ड्रग्स के इंजेक्शन लेने वालों की संख्या करीब 75,000 बताई गई है। 18 से 35 वर्ष की उम्र के हर 100 में से 15 लोग नशे के आदी हैं। ड्रग्स खरीदने के लिए पंजाब में रोजाना 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। हेरोइन लेने वाला हर व्यक्ति नशे पर रोजाना औसतन 1400 रुपए खर्च करता है। सस्ती से लेकर महंगी विभिन्न प्रकार के इतनी ज्यादा नशाओं के प्रमाण हिंदुस्तान में है। बात पंजाब से शुरू होती है, लेकिन अगर हम देखें तो इस देश का कोई छोटा सा गांव भी अब नहीं बचा है जहां पर नशे के सौदागर नहीं पहुंचे हैं। और ये बात नशा अब तक इसलिए नहीं केवल पहुंचाई जा रही है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, इसलिए भी पहुंचाई जा रही है कि एक हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर सक्षम नहीं होने दे जाए। किसी भी देश की ताकत को अगर जानना है, समझना है, तो वहां की युवा शक्ति की तरफ देखा जाता है। हिंदुस्तान की युवा शक्ति आंखों से टीवी, मीडिया और फिल्मों की नशे में लत है। उसके मुंह में विभिन्न प्रकार की नशाओं को डाला है और कान से लेके, मन से लेके, विचार और शरीर और बुद्धि से भी उसको ऑलरेडी गुलाम बना दिया गया है। ऐसे में जो नशे का कारोबार बड़े शहर से लेकर छोटे गांव तक चल रहा है, इसके पीछे षड्यंत्र का बहुत बड़ा जंजाल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक इसके ऊपर भी और प्रकाश डालेंगे, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी साहब। हाँ, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, वैसे रहने वाले गोंडा के हैं, उद्धव राम मिश्रा। बोलिए। हाँ जी, ये सरकार का जो आप बता रहे हैं, हम लोग टीवी पे देखते रहेंगे कि कुछ इसके बारे में पाकिस्तान और पिछली सरकार की तरह सोचा जाएगा, या आगे ये जो सरकार हमारी नई है ये कुछ करेगी? धन्यवाद। सरकार ने तो कानून और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर तो ताकत लगानी ही चाहिए, लेकिन क्या यह आम भारतीयों का काम नहीं है? क्या ये सामाजिक संगठनों का काम नहीं है? क्या ये मीडिया का काम नहीं है? क्या ये भाभा लोगों का, धार्मिक क्षेत्र के लोगों का काम नहीं है? हमारे साथ महामंडलेश्वर जी जुड़े, ब्रह्मांडपुरी जी। क्या लोगों को धर्म सिखाते समय अधर्म क्या है, और अधर्म में सबसे बड़ा अधर्म नशा है। आपका कंट्रोल आपके हाथ में न रखना, अपने खुद के ब्रेक फेल करना, इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है? ये भी तो साधु संतों ने समाज को बताना जरूरी है। जी, बहुत सही सवाल है। कहते ही हैं कि अगर हमारा धर्म क्या और क्या, अगर हमारे पूरे पोलीचैन ने भी कहा था कि यहाँ पर जो धर्म का नशा अफीम से बढ़कर होता है। एक्चुअली इसमें स्थानीय स्तर से राजनेता और बड़े बड़े व्यवसायी, पाक जैसे असामाजिक तत्व तो शामिल हैं, जिन्हें पता है कि हमारी भारत की युवा शक्ति ही प्रभावी होती है। अगर हमारी युवा शक्ति की शारीरिक शक्ति ही कमज़ोर हो जाएगी तो हमारे बुद्धि, विवेक, मानसिकता सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगी। इसमें राजनेताओं से लेकर के पाकिस्तान, चीन तक जो आवश्यकताओं के अनुसार से अपने क्षणिक सुखों के लिए इनको बंदित बना देते हैं। आज इलेक्शन है तो भाई 1 महीने तक दारू पिलाओ, बाद में गरीब बाप का बच्चा आत्महत्या करता है, नेताजी को मिलने जाते हैं तो दरवाजे पे लिखा होता है कुत्ते से सावधान। हमारे धर्म प्रवक्ताओं को भी इस मार्ग पे आना चाहिए। पहले धर्म से नीति, नीति से राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। असली धर्म है राज धर्म जाने ही यतनेऊ। और हमें अपने लोगों को समझाना चाहिए कि नशा किसी भी हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में किसी भी जगह नशा का उल्लेख है ही नहीं। और कुछ मूर्ख लोग हैं जो अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जी। किसी ने सोशल मीडिया पर कुतर्क दिया है कि क्या भगवान शंकर को भांग चढ़ाया जाता है या उनको गांजा चढ़ाया जाता है, ये नशा नहीं है क्या? पूर्ण रूप से जिसने भी ये कुतर्क दिया है तो तर्क हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको बड़ा महत्वपूर्ण बात बता दूं, हमारे यहाँ जब दूसरे देशों के लिए मुस्लिमों ने, अंग्रेजों ने आकर राज्य किया तो उन्होंने रिसर्च किया भारत के लोगों को आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से मिलती है, तो हमारे ग्रंथों से मिलती है। वाकई में किसी भी तरीके से कहीं पर भी प्रामाणिकता से ना तो भगवान शंकर ने गांजे का सेवन किया है, ना ही भांग किया है। बाकी उपमा दिया गया है वहाँ पर कि जिस तरीके से गांजा पीकर आदमी मदमस्त हो जाता है, हंसता है तो हंसता है, रोता है तो रोता है, ठीक उसी तरीके से अगर आदमी गांजा पीकर मदमस्त होता है। हमारे शिव सदा हरि स्मरण में लिप्त रहते थे। तो मैं ये बता दूं, गांजा पीने वाले की सबसे पहले यौवन शक्ति क्षीण हो जाती है, और जिसकी यौवन शक्ति क्षीण हो जाती है उसके विनाश का कारण रात बिगड़ते ही पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए गांजा, अफीम, नशा धर्म से ना जोड़े। तो कुछ साधु जो पीते हैं वो क्यों पीते हैं? साधु लोग जो पीते हैं, साधुओं के अंदर जो व्यवस्था है काम मर्दन के लिए पिया जाता है उसको।
साधु लोगों के लिए उसको- काम उसको मर्दन की बाकी लोग- व्यवस्था मतलब होती वो है। आयुर्वेदिक औषधि है उनके लिए, उनके हाँ लिए जी। नशा नहीं है जी, वो ब्रह्म बिंदु धारणे उनके जीविका लिए। बिंदु लेकिन नाश कोई समृद्धि। पारिवारिक और यूथ अगर पीता है तो अपने आप में नपुंसक हो जाएगा, आसान बिल्कुल भाषा में पूर्ण अगर रूप हम से मेरा दावा है, समझाएं। नपुंसक हो जाता है जी। बिल्कुल। और भगवान के साथ नशा को जोड़ने का, हमारे ग्रंथों में, हमारे परंपराओं में गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर डालने का बहुत बड़ा षड्यंत्र तो हम आपके सामने आए दिन सुदर्शन पर दिखाई रहे। और इसलिए कोई भगवान हमारे यहाँ पर या कोई परंपरा नशा नहीं करती, इस चीज को आप आज से ध्यान रखिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। क्या कहना है आपको? हाँ साहब, क्या कहना है? मैं ग्राम खिरवा जलालपुर तहसील सरदना जिला मेरठ से बात कर रहा हूँ। हाँ हमारी सरकार इस पर क्यों रोक नहीं लगाती है? हाँ हर चीज पे करती है, हर चीज पे ये करो वो करो वो करो। ये तो सबसे बड़ा काम हो रहा है, नशे से ही तो दुनिया बर्बाद हो रही है। नशा, चलिए नशा के काले कारोबार पर कुछ और नजर डालते हैं। ड्रग्स का काला कारोबार। संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट में ड्रग्स का कारोबार भारत में खतरनाक। भारत में ड्रग्स चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के जरिए पहुंचता। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक भारत में नशे का आतंकवाद $2 अरब से बड़ा है। इंटरनेट पर एक ही क्लिक से होती है नशे की डिलीवरी। युवाओं की इंटरनेट से ड्रग्स मंगाने से विशेषज्ञ हैं परेशान। इंटरनेट पर नशे का आतंक भारत ही नहीं, जर्मनी तक फैला हुआ है। जर्मनी में IS आतंकियों ने पहले ड्रग्स बेची, फिर उनका कत्लेआम किया। इंटरनेट पर ड्रग्स बेचने के लिए दुनिया में कोई कानून नहीं है। युवा नशे में कूद कर एड्स जैसी बीमारी को गले लगा रहे हैं। दुनिया में 90% ड्रग्स अफगानिस्तान से आती है। पाकिस्तान के रास्ते होती हुई ड्रग्स भारत, अमेरिका और यूरोप पहुंचती है। कस्टम अधिकारियों और सीमा पर तस्करी के जरिए होता है ड्रग्स का कारोबार। अफगानिस्तान में अफीम की खेती करीब $2 अरब की है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती GDP की 10% है। अफगान सरकार अफीम के कारोबार पर रोक नहीं लगा पा रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए, हाँ जी बताइए। क्या कहना है आपको? हमको जी ये कहना है कि जी जो है हमारी जो भारत की सरकार है, उन सरकार को ये सोचना चाहिए जी कि आज जो है गरीब लोग और जो है लोग क्यों नशा ड्रिंक कर रहे हैं। भारत को ये चीज सोचना चाहिए, भारत सरकार को सोचना चाहिए ना इस चीज के लिए। बेरोजगारी के कारण हम सब मर रहे हैं आज। लेकिन क्या बेरोजगारी का उपाय है नशा? नशा जी उपाय नहीं है, लेकिन इनको सोचना चाहिए जी आज हम सब क्यों कर रहे हैं। इनको बंद कराना चाहिए इन चीजों को। इसको बंद कराना चाहिए। हमारे साथ तिवारी जी जुड़े हैं। तिवारी जी, नशा से मुक्ति के लिए जन जागरण की बहुत बड़े पैमाने पर आवश्यकता है, लेकिन बहुत सी नशाओं को तो आज हमने प्रतिष्ठा का आइकॉन, एक तरीके से स्टेटस सिंबल बना लिया है। हाँ, ये बात तो सही है कि नशा मुक्ति होना चाहिए और नशा के जो है प्रति हमारे युवा काफी आकर्षित हुए हैं और भारत सरकार को भी जो है कड़ा व्यवस्था नशा के प्रति होना चाहिए। और बिल्कुल, लेकिन इनको स्टेटस सिंबल बना दिया, उसका क्या? चलिए, मालदा से जुड़े हुए तिवारी जी से शायद संपर्क नहीं हुआ है। ब्रह्मांडपुरी जी से पूछते। ब्रह्मांडपुरी जी, जो समाज ने आज मतलब पहले किसी भी प्रकार की नशा ना करने वाले व्यक्ति का जो स्टेटस था और आज तब नशा करने वाले का जो स्टेटस था और आज जो नशा करने वाले का स्टेटस है, तब उसको निगेटिव माना जाता था। आज तो कई लोग इसको प्रतिष्ठा के तौर पर लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भारत का एक दुर्दैव है कि हम एक दूसरे पे दोषारोपण देते हैं। चाहे पाकिस्तान से, चाइना से या राजनेताओं के षड्यंत्र से या किसी भी तरीके से अगर ड्रग्स आता है, गांजा आता है, अफीम आता है, अगर हमारे भारत के देश के युवा वर्ग के बच्चे या हमारे लोग इसको पूर्ण रूप से नकार दें कि मुझे ये लेना ही नहीं है, ये स्लो पॉइजन है, हम शराब नहीं पी रहे हैं, शराब हमें पी रहा है, तो ये बेचेंगे कहाँ? पूर्ण रूप से हमारे ऊपर भी कुछ दायित्व है। हम ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, पैसा सबके देश पास के है। लिए तो देश के आंखें और हाथ
ये देश की जनता है, लेकिन सरकार के आंखें और हाथ काम ईमानदारी से नहीं करें, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अपने लिए ही उसका उपयोग कर रहे हैं और वो दूसरे को बचाने का तो विचार भी नहीं कर पाए। कारणों पर नजर डालते कि आखिर यह हम आपको क्यों पूछ रहे हैं, देखिए। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक की खेती। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में अफीम का कारोबार शुरू हो गया है। यहाँ अफीम के कारोबारी पाकिस्तान की शह पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए न सिर्फ पैसा बनाया जा रहा है, बल्कि भारत के युवाओं को नशे में ढकेला जा रहा है। पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी। भारत में 90% ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान सीमा से होती है। अकेले पंजाब में हर साल 10,000 करोड़ के ड्रग्स की खपत होती है। भारतीय सेना को कमजोर करने की साजिश। पाकिस्तान जानता है भारतीय सेना को हराना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय सेना का अनुशासन और जुनून काबिले तारीफ है। ऐसे में पाकिस्तान ने फंडा निकाला युवाओं को ही कमजोर करने का, क्योंकि जब युवा ही नशे में फंसे होंगे तो भारतीय सेना को कैसे आदर्शवादी युवा मिलेंगे। भारतीय सीमाओं का इस्लामीकरण। भारतीय सीमाओं पर घुसपैठ कराकर वहां आतंकियों की पौध तैयार करना है। आतंकी बंदूक के साथ अब नशा भी लेकर आ रहे हैं। इससे आतंकियों का पैसा भी मिल रहा है और भारत को खोखला करने का जरिया भी। दुनिया में नशे के कारोबार का रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता। अफगानिस्तान से ड्रग्स चलकर पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान आतंकियों की आकाई से भारत, अमेरिका और यूरोप में भेजते हैं। इससे दुनिया में नशे का कारोबार फैलता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपको? सर मैं दुर्गेश साथी बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से, यूपी से। हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो हमारे गांव में, हमारे इधर अमेठी में, हमारे गांव के अंदर खुले आम दारू बिकती है। उधर कोई रोक नहीं है, कानून कायदा भी कुछ नहीं है सर। हाँ सर, कानून बिल्कुल, ये केवल आपकी स्थिति नहीं है भाई साहब, ये तो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि ये करीब करीब हर गांव और हर शहर ही नहीं बल्कि नुक्कड़ और मोहल्ले की भी स्थिति है। पहले एक सोशल पुलिसिंग होती थी। घर का कोई बड़ा व्यक्ति या उस गांव का, शहर का, आसपास का भी कोई बड़ा व्यक्ति गुजरता था तो बच्चे उनके सामने सिगरेट तक नहीं पीते हैं। लेकिन अब बच्चे नहीं रुक रहे हैं, इसलिए बुजुर्ग ही मुंह मोड़ लेता है, आंखें फेर लेता है। वो नशा करने वाले अब उस बुजुर्ग के मान सम्मान से उसको नहीं छोड़ते। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। हिंदुस्तान एक तरीके से नशा का स्थान बनता गया है। 125 करोड़ लोगों को नशा के अंदर किसी ना किसी तरीके से खींचने का हमारे देश के दुश्मनों का षड्यंत्र है, और दुर्भाग्य से उस षड्यंत्र का हिस्सा बनने में हम अपने आप को मॉडर्न और स्टेटस सिंबल का महसूस करते हैं। हिंदुस्तान आज कितने गति से नशा मुक्त हो रहा है, इसका एक पॉइंट भी जवाब नहीं है, बल्कि कितने गति से 2-2 डिजिट में इसका जवाब देना पड़ेगा कि ये नशा के अंतर्गत समाया हुआ है। हमारे साथ कॉलर जुड़े, हमारे साथ गेस्ट जुड़े, हमारे पास सोशल मीडिया की तमाम प्रतिक्रियाएं जिसको आप हमारे सुदर्शन न्यूज़ के सोशल मीडिया के हैंडल पर देख सकते हैं। sudarshannews.com पर इसको आप देख सकते हैं। इस प्रतिक्रिया को, इस चर्चा को आप लगातार करते रहे और नशा का आतंकवाद इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर आज की चर्चा को आगे बढ़ाए, ये मैं कहूँगा। और इसके साथ हमारे साथ जो अतिथि है उनके पास चलते, पहले मालदा चलते। मालदा से तिवारी जी हमारे साथ जुड़े। तिवारी जी, आपके क्षेत्र में जब नशा की लोग ज़्यादा आदी होते गए, उसके बाद वहाँ पर समाज में क्या परिणाम हुआ? यहाँ जो है होती है, जिससे यहाँ के कुछ लोकल लड़के इसमें जरूर हैं, लेकिन नशा के आदी कम है। और नशा तो पहले से ही हुआ था। यहाँ का ज्यादातर जो है अफीम तस्करी में चले जाता है। परिणाम क्या हुआ वहाँ के सामाजिक जीवन पर? जो है
सामाजिक जीवन पर तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ना, कि अब बताए ना कि अब नए नए जो है लड़के अब ये नशा के आदी हो गए। जिस तरह से यहाँ उगाई हो रही है, जिस तरह से यहाँ खेती हो रही है, अगर ऐसा ही चलते रहे तो आगे जो है यहाँ का नौजवान जो है एकदम आगे चल के अपंग हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो है क्षति जो यहाँ के नौजवानों का हुआ है और आगे भी। प्रमाणपुरी जी, जी इसके परिणामों की तरफ हम अभी बात कर रहे हैं, इस सेक्शन में हम बात करेंगे परिणाम क्या हो रहे हैं, तो आप क्या परिणाम देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि शून्य से शून्य की गति तक संपूर्ण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और राष्ट्रीय विकास का ही विनाश हो रहा है। जिस तरीके से हम लोगों को शिक्षा, संस्कृति और संस्कार का शिक्षा नहीं दिया गया। अब देखिए, मान लीजिए एक लड़की नशे की आदती बन गई है तो कोई बच्चा उसको अपनी बीवी और कोई बड़ा बुजुर्ग उसको अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगा। कोई अगर नशा कर रहा है तो उसको कोई दामाद नहीं बनाना चाहेगा। इस नशा से वो पूर्ण रूप से यौवन शक्ति छीन करके बैठ जाएगा, उसकी विवेक क्षीण हो जाएगा, उसकी मानसिकता क्षीण हो जाएगी, फिजिकली क्षीण हो जाएगा। तो ये एक तरीके से ये राष्ट्र के विनाश का संकेत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मिल करके सारे जगत को, सारे लोगों से निर्माण करूंगा कि आइए आप हमारे साथ मिलकर एक नशा मुक्ति अभियान करें। और भाई जी, रोजगार भी जनरेट होगा, ऐसा कुछ नहीं, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हस्तपाद समायतो दृश्य से पुरुषाकृति। आज के मानव का हाथ पैर है ना, जैसे एक बार क्या एक चिड़िया एक बंदर से कहने लगी कि हस्तपाद समायतो दृश्य से पुरुषाकृति। अरे भैया, आपके हाथ पैर इंसान जैसे, फिर भी बारिश में भीग क्यों रहे हो, घर क्यों नहीं बना लेते? सरकार जब करेगी तब करेगी, लेकिन हमारे युवा वर्ग को खुल करके अपने घर से संकल्प लें कि आज से हम गांजा नहीं पिएंगे, आज से हम अफीम को नहीं यूज करेंगे, आज से हम व्यसन नहीं करेंगे, आज से हमारा स्टेटस सिंबल होगा भगवा ध्वजा, माथे पे तिलक, पंचामृत का पान, बड़े बुजुर्गों का सम्मान। 1 करोड़ से कैफे में ना जाकर के, कहीं ना जाकर बुजुर्गों के सानिध्य में बैठे, उनको इतना सब कुछ मिल जाएगा। आइए सब मिलकर एक विशेष राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे और उसमें हम आपके साथ तन मन धन से खड़े। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो, नमस्कार सर, मैं निक्की बोल रही हूँ, न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस से। बोलिए। सर, ये जैसे यहाँ पर हमारे रीगल में तो काफी चरस बिकती है और आए दिन जैसे मैं वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस होती हूँ, रीगल के बिल्कुल किनारे पे हनुमान मंदिर के सामने और सबवे में इतने लोग नशा करते हैं और आई थिंक ये सारे बांग्लादेशी है। अब केजरीवाल जैसे लोग जो हैं वो तो वोट जीतने के लिए, इलेक्शन के लिए पंजाब में भी जा रहा है केजरीवाल, तो वो तो वहाँ पर यही काम करेगा। जब वो दिल्ली में ही नहीं बंद कर रहा है तो ऐसे नेता जब है हमारे देश में तो कैसे नशा मुक्ति पर आप लोग काम कर सकते हैं? और हम लोग कहाँ कंप्लेंट करें? मैं आसफ अली में जॉब करती हूँ, मैं तो ऑफिस के बाहर ही डेली नशा करके लोग जवान लड़के ऐसे पड़े रहते हैं। आप जिस जगह का उल्लेख कर रही है, आप लाइन पे बनी रहिए। मैं देश को बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के संसद का मार्ग वहां से शुरू होता है, उसको संसद मार्ग कहते हैं, जहां पर कनॉट प्लेस से, राजीव गांधी चौक से या सेंट्रल कनॉट प्लेस से जो रास्ता पार्लियामेंट तक जाता है उसको कहते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट या संसद मार्ग। उसकी शुरुआत खुलेआम दिल्ली 1 में नशे के कारोबार से होती है और खुलेआम वहां पर लोग फुटपाथ पर ये नशा करते हैं। आपने कभी इसको रोकने की कोशिश की? सर, किससे शिकायत? हमने एक बार पुलिस वालों को बुलाया था, हमारे सामने बैठे थे, वो पुलिस वाले तो खुद ही डर के भाग गए, वो उसी के ऊपर मारने को चढ़ गया क्योंकि उनके पास ब्लेड्स टाइप कुछ रहती है चीजें। तो हमें तो वहाँ पर ऑफिस में एंट्री करते हम लोग अकेले बैठते ऑफिस में, लेकिन हमें डर लग रहा था कि कोई ना कोई आए दिन कोई स्मैक आ ही जाता है ऑफिस के अंदर। और आपको क्या लगता है कि केजरीवाल इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि बहुत युवाओं में नशा की लत है और नशेड़ी भी तो आखिर मतदान करने वाले हैं, इसलिए नहीं बोला जाए? तो जीतने के लिए वो तो बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसा दिया उसने, उनको नशा बंद कहाँ कर रहा है केजरीवाल? रीगल पे आप देखिए कितने लोग बांग्लादेशी है, सरेआम नशा होता है वहाँ पर रीगल में, चरस, गांजा, स्मैक और आसफ अली में खूब बिक रही है। और ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर ऐसे पड़ते हैं, सुबह तो आए दिन 2 या 3 बंदे डेड बॉडी उनकी पड़ी होती है हमारे ऑफिस के बाहर। हम तो फिर भी 10 बजे तक जाते हैं, बट आप मॉर्निंग में अगर आप कभी इंस्पेक्शन करें वहां पर आके तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है वहां पर आसफ अली में। बिल्कुल, हम जरूर आप जो बात बता रही है, हालांकि हमने कभी इस मुद्दे को उठाया था तब कुछ समय के लिए इस पर असर भी पड़ा था, लेकिन अब आपने दोबारा इस मुद्दे को बताया तो हम इसको ज़रूर उठाएंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। मैं उन लोगों को भी कॉल करने के लिए कहूँगा जो अपने आसपास
इसके क्या परिणाम होते हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, ये बताना चाहे। हम केवल कंप्लेंट करें और सरकार और किसने क्या करना चाहिए, इसके साथ ये भी बताए, सक्सेस स्टोरी भी बताए, क्योंकि हिंदुस्तान को उसकी आवश्यकता है। मैं आपको एक सामाजिक संस्था के आंकड़ों के अनुसार अगर बताऊं तो हिंदुस्तान में 150 प्रकार की नशा होती है। गांजा, अफीम, चरस तो एक 3 नाम हो गए जो बहुत पुराने हैं, लेकिन उसके बाद ब्राउन शुगर से लेके तमाम ऐसी चीजें हिंदुस्तान में आई है। और एक बहुत बड़ा खेल चाइना की तरफ से खेला जा रहा है। चाइना इसे चॉकलेट मार्केट में भेज रहा है, जो खाने के बाद व्यक्ति को दोबारा खाने की इच्छा होती है। वो खाने के बाद व्यक्ति को कुछ नशा जैसा एहसास होता है। किसी प्रकार का कोई 2 नंबर का काम करने का आरोप भी नहीं लगेगा। और भारत सरकार चाइना के आने वाले सारे चॉकलेटों को ना कोई लैब के द्वारा टेस्ट करके फिर मार्केट में जाने देती है, और इस फूड क्वालिटी के फूड कैटेगरी के अंदर भारत में एक्सपोर्ट करके चाइना हिंदुस्तान के लोगों के मुंह को नशे की आदत लगा रहा है, चस्का लगा रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जैन सर। हाँ जैन सर। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, ये मुफ्ती का जो ऐसा है कि मैंने कुछ दिन पहले चैनल में देखा था, तो राजस्थान के अंदर ये इतना मतलब नशा चल रहा है, राजनीति चल रहा है, जैसे कोई भी चुनाव होता है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद। यह केवल बात राजस्थान की नहीं, मैं फिर आपको बता दूं, हिंदुस्तान के सीमाओं पर सबसे ज्यादा होता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो पाकिस्तान को ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता। आपने टीवी पे देखा होगा कि जहां पर इलेक्ट्रिक करंट छोड़े हुए तारों में जहां कंपाउंड बना है, वहां प्लास्टिक का पाइप रखा जाता है 3-4 इंच का, और उसके द्वारा इधर से उधर बड़े आसानी से ड्रग्स को भेजा जाता है। हमारी सीमा इतनी लंबी है कि उसमें से किसी जगह पर व्हाट्सएप पर लोकेशन शेयर करके दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है। उसको फ़ोन भी चालू रखने की ज़रूरत नहीं, और उस व्हाट्सएप लोकेशन को ट्रेस भी पुलिस नहीं कर सकती। यहाँ से लेके सीमावर्ती क्षेत्रों से लेके अंदर जैसे जैसे आएंगे उसका परसेंटेज घटता जाता है। आसानी है सीमा पर ड्रग्स भेजना, एक कारण तो है ही, और सीमा पर के लोग खुद के लिए ड्रग्स लेते हैं, साथ साथ में कारोबार करते हैं, दूसरा कारण है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है, हिंदुस्तान को नशेड़ी बनाना है, इस पोलादी राष्ट्र को कमजोर बनाना है और इसको गुलाम बनाना है। और इसलिए यहाँ के युवाओं को नशा राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम का, समाज सेवा का, धर्म का होने के बजाय ऐसे किसी दवाई का होना चाहिए जो उसका ग्राहक भी बना रहे और कमजोर भी होता रहे। और जब आदमी नशा कर लेता है तो उसके बाद वो जब एक गलत रास्ते पर उसका कदम चल पड़ता है तो उसके बाद वो न जाने कितने गलत रास्तों को और गलत कामों को करता है, और कुछ भी करके अपनी नशा की भूख वासना को मिटाना चाहता है, और उसमें समाज जीवन उसका ध्वस्त हो जाता है। लेकिन इसको अब रोकना होगा। हम देश के तमाम साधु संतों को भी अपील करते हैं कि इसके दिशा में आगे बढ़े। हम आपने क्या परिणाम भेजे हैं इसको देखते, उसके बाद उपाय की दिशा में चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। नशे का कारोबार गैर कानूनी होता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। ये पैसा देश के विकास की बजाय आतंकियों के खजाने में जाता है। देश का युवा नशे का आदी हो जाएगा। वैसे तो पंजाब के हर तीसरा युवा नशे का आदी हो गया है। हर घर में ड्रग्स की पहुंच हो गई है। कई युवा ड्रग्स के नशे में मौत को गले लगा चुके हैं। नशे में डूबा युवा न तो भविष्य तय कर पाता है और न ही भूत। देश की सीमा पर आतंकियों का राज होगा। पाकिस्तान से ड्रग्स लाने के नए नए जरिए सामने आ रहे हैं, कभी पाइप के जरिए तो कभी नदियों के जरिए। ऐसे में जहां सीमा सुरक्षा बल कम है, वहां घुसपैठ कराकर अपनी बस्तियां बनाई जा रही हैं। ड्रग्स तस्करों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी। भारत में ड्रग्स तस्करी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसे में ड्रग्स तस्कर आसानी से बच निकलते हैं। ड्रग्स का इनका कारोबार सिर्फ देश की सीमाओं तक ही फैला नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी ये खूब फल फूल रहा है। नशे का आतंकवाद फलता फूलता रहेगा। हम अब तक इससे सिर्फ नशे का कारोबार ही समझते थे, लेकिन अब इसमें आतंकियों का हाथ सामने आ रहा है। ऐसे में अब नशे के आतंकवाद के खिलाफ जागरूक होना होगा। ये देखा गया है कि जिन आतंकवादी संगठनों ने या किसी भी प्रकार के गलत काम करने वाले लोगों ने किसी देश में, किसी समाज में, किसी घर में या
किसी भी क्षेत्र में अगर जो प्रवेश किया है तो उसका प्रवेश का सबसे बड़ा साधन या तो नशा है या फिर लड़की है, जिसको हनी ट्रैपिंग कहा जाता है। देश के सीमा क्षेत्रों में काम करने वाले सैनिकों से लेके देश के बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं को तक नशा की लत लगाकर अपने अनुकूल काम करवाए जा सकते हैं। और वो नशा बहुत ज़्यादा प्रमाण पर जब दिया जाता है तो व्यक्ति जो चाहे वो काम करता है। फिर वो नशा इस केमिकल की या किसी गांजा चरस से आगे बढ़कर आज के आधुनिक तरीके की हो या फिर हनी ट्रैपिंग की हो। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ शेखर जी, जय श्री राम। बोलिए। हाँ, मैं अरुण मिश्रा कानपुर से जिला अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ। मैं मूलतः सीतापुर जिले का निवासी हूँ सर। हाँ। वास्तव में आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। लखीमपुर, गोरखपुर, बांग्लादेश, मालदा आदि क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ से क्योंकि संसार में युवा का प्रतिशत जो है भारत में सबसे ज्यादा है, 65%। तो उस युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाया जाए, यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष आतंकवाद से कई गुना ज्यादा स्लो। धन्यवाद। मैं कॉलर को कहूंगा कि नया मुद्दा बताइए, नए तरीके से बताइए, मुद्दे को रिपीट मत करिए। इस कॉलर ने एक और बात आप ध्यान में आई होगी, इन्होंने गोरखपुर उस क्षेत्र का उल्लेख किया है जो दोबारा सीमा क्षेत्र है। आप तमाम कॉलर जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे कॉलर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के और खास करके भू सीमा जहाँ पर दूसरे देशों से लगती है वहाँ पर बात करने वाले दिखेंगे। ये कारण वही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन आप कारणों के बाद हम परिणाम की दिशा में चर्चा करें। परिणामों में अगर आपको कुछ बताना है तो आप कॉल करके जरूर बता सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। के बारे में आप कह रहे हो, आप सूरज चौहान जी को मैं प्रोग्राम दे। ऊंची आवाज में बोलिए। हेलो हेलो, चलिए धन्यवाद। हमको और एक पैकेज आपको दिखाते हैं कि ये नशा का कारोबार कैसे महंगा है, ये भी देख लीजिए। सस्ता नहीं ड्रग का नशा। हेरोइन 1800 रुपए प्रति ग्राम, अफीम 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम, पोस्ट 4500 रुपए प्रति किलो, स्मैक 1.5 लाख रुपए प्रति किलो, कोकीन 6 लाख रुपए प्रति किलो, चरस 50,000 रुपए प्रति किलो। ये सोने से महंगा है, गोल्ड से। आप जीवन आवश्यक दवाई की कीमत अगर लेंगे तो उससे भी महंगा है। दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी जो आपके जीवन को भी गंदा बनाती है वो आप दुनिया के सबसे महंगी कीमत को देकर लेते हैं। और सबसे बड़ा अगर आपको कुछ चुकाना अगर पड़ता है तो आपका सुकून, आपका चैन, आपका हेल्थ, आपका परिवार और आपकी बुद्धि विवेक, इतनी बड़ी चीज़ें चुकाकर आप मोटे पैसे के साथ नशा के आदी हो रहे हैं। जो मित्र, जो भाई, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने आप को पूछिए कि क्या इसके बगैर वो जी नहीं सकते। इस देश में ऐसे कई केंद्र भी चलते हैं जहां पर इस नशा की मुक्ति की जा सकती है। इस देश के बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के बड़े बड़े बेटे भी ऐसे ट्रीटमेंट के लिए आए दिन विदेशों में रहते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने विदेश में ट्रीटमेंट ली है और अब आज भारत के राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को उगता हुआ सूरज भी दिखाना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जी जी, बोलिए। जय हिंद। हाँ। जहाँ सर नशा जो गांव गांव में सर फैल रहा है, इसका उपाय क्या है? जहाँ तक आपके सुदर्शन टीवी नहीं है, सुदर्शन चैनल नहीं है, वो लोग कैसे जागरूक हो सर? ये तो आपको, हमको, सबको मिलकर करना है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि साधु संत हो, राजनेता हो, तमाम प्रकार के लोगों ने इस विषय पर बात करनी चाहिए। क्या इस देश के राजनेता के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो ये कह सके कि नशाड़ी मुझे मतदान ना दे, लेकिन उल्टा है। वो नशा मुक्त बनाने के बजाय नशा के आदी लोगों को बनाकर वोट मांगता है और इसीलिए ये धंधा और आगे बढ़ता है। हमारे साथ ब्रह्मानपुरी जी है। ब्रह्मानपुरी जी, आखिर ये स्थिति कैसे, उपाय की दिशा में अभी हम आगे बढ़ते हैं, उपाय प्रमुख तौर पर अगर हम करें तो क्या करें? देखिए, जहाँ तक उपाय की बात है, अगर हमें किसी को बर्बाद करना है तो उसकी कमज़ोर और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों पर वार करते हैं। तो हमारे यहाँ जो असामाजिक तत्व या षड्यंत्री लोग हैं उनको पता है कि भारत का भविष्य युवा वर्ग है।
तो युवा वर्ग को ये लोग नशे से लिप्त करते हैं और दूसरे तरीके से जो आप बताएं हनी ट्रैफिक से करते हैं। हम सरकार पर दोष लगाएं, लेकिन सरकार को हमने चुन करके दिया है ना। हम कहें कि अगर आप हमारे लिए हमारे गांव में नशा मुक्ति केंद्र करोगे, हमारे गांव में अगर हमारे लोगों को शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, गुरुकुल की परंपरा को लाओगे, तो ही हम आपको मतदान करेंगे। और अगर हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमारे साधु संत भी। बड़ा अच्छा मुद्दा है कि क्या गांव वाले, खास करके महिला, युवा और उस क्षेत्र के सांस्कृतिक चीज़ों को अपना मानने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले लोग राजनीतिक चुनाव से ये शुरुआत नहीं कर सकते कि जो भी राजनेता शराब या नशा की चीज़ें बांटेगा उसको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। क्या ये संकल्प, ये शपथ हम नहीं ले सकते? लेकिन हम उन लोगों के सामने बोलने को तैयार नहीं है। हम खुद सज्जन बने रहने में ज़्यादा अच्छा ही समझते हैं। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे दुर्जनों के दुष्टता का इतना डर नहीं जितना सज्जनों के निष्क्रियता का है। इस देश के सज्जनों ने निष्क्रियता छोड़कर बड़े पैमाने पर अगर वो अपनी शक्ति को दिखाएंगे और दुर्जनों से ज़्यादा सज्जन अगर शक्तिशाली बनेंगे तो इस समस्या का समाधान और कई समस्याओं का समाधान संभव है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं प्रवीण मिश्रा सीतापुर से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। ये समाज में जो नैतिक, ये सर हमारी आवाज तो आ नहीं रही टीवी पर। चलिए धन्यवाद। हम आपको कुछ वीडियो भी दिखाते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं ये खेती नशा की है। वैसे तो आम व्यक्ति इसको नहीं पहचान सकता, लेकिन ये मालदा से भेजा हुआ वीडियो है हमारे रिपोर्टर्स ने, और ये वहाँ पर अफीम की जो खेती होती है ये इस प्रकार से है। शायद ये आपके पार्क में भी लगाई जाए तो आपको पता नहीं चलेगी। हालांकि इसका एक विशिष्ट प्रकार का स्मेल आता है। उसके बाद इस खेती से खरबों रुपए का पैसा मिलता है। सोने में भी नहीं मिल सकता, गोल्ड में भी नहीं मिल सकता, इतना पैसा है। लेकिन पैसा आपको देशद्रोह करवा रहा है, समाजद्रोह करवा रहा है, मानवता के दुश्मन बना रहा है। ये बनने के लिए लोग आज तैयार हैं। इसका कारण है कि उसके ऊपर सामाजिक कोई बंदिश नहीं है। केवल कानूनी बंदिशों से बातें नहीं बनेगी। ये दूसरी वीडियो है जिसमें कितने प्रकार से कैसे नशा की जाती है। हम आपको फिर बताते हैं कि टीवी पर हम किसी को नशा करते हुए, सिगरेट पीते हुए नहीं दिखाना चाहते, ना दिखाना चाहिए, हम इसके विरोधक हैं। लेकिन हम ये छुड़वाने के लिए दिखा रहे हैं, इसको भी आपने समझना चाहिए। आपको इन वीडियो में, जितने वीडियो आप कार्यक्रम जब से शुरू हुआ देख रहे हैं, आपको साधारण मजदूरी करने वाले, भीख मांगने वाले व्यक्ति से लेके बहुत बड़े एजुकेटेड और 5 स्टार होटलों में नशा करने वाले लोग भी मिलेंगे। कारण क्या है? जिसकी जैसी स्थिति औकात है वैसा वो नशा करता है। ये सारे वीडियो हमने सोशल मीडिया से लिए हुए हैं और इनको आप भी देख सकते हैं। वो इसका प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि इसको रोकने का प्रचार करने के लिए देखे, ये हम कहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? ये नशा मुक्ति बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं समाज में भी नशे की बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है। इसके लोग आओ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानी। चलिए धन्यवाद। तिवारी जी के पास चलते हैं। हमारे साथ मालदा से तिवारी जी जुड़े हुए। तिवारी जी, हम उपाय की दिशा में जा रहे हैं। आप क्या उपाय देखते हैं मालदा जैसे क्षेत्रों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। उपाय क्या देखते हैं आप? देखिए, नशा मुक्त भारत होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे आपके माध्यम से और हमारे युवा पीढ़ी से कि नशा को वर्जित किया जाए, कानून कठोर से कठोर किया जाए। जो नशा का तस्करी कर रहे हैं उनको भी जो है कठोर से कठोर सजा मिला जाए। यही हमारी सोच है। और क्या? चलिए हम आपको उपाय दिखाते हैं। क्या उपाय हो सकता? ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कड़े कानूनी नियम बनाए जाएं। देश में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कड़े नियम बनाए जाने की जरूरत है।
क्योंकि ड्रग्स तस्कर पकड़ में आने के बाद भी आसानी से बच निकलते हैं। देश की सीमा निगरानी सख्त की जाए। भारत की बहुत बड़ी सीमा का फायदा ड्रग्स आतंकवादी आसानी से उठा लेते हैं। नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक भारत की सीमा सुरक्षित है। ऐसे में जरूरत है देश की सीमा निगरानी कड़ी की जाए। युवाओं को ड्रग्स आतंकवाद के बारे में जागरूक किया जाए। युवाओं को समझाया जाए ये न सिर्फ नशा है बल्कि इसमें आतंकवादियों का षड्यंत्र है। इससे युवाओं को दिमागी रूप से कमजोर बनाया जा रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो। जय हिंद सर। बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये जो पुलिस वाले हैं खुद ही धंधा करवाते हैं, तो ये पुलिस वाले करवाई नहीं हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कोई सामने आकर उनकी कंप्लेंट तो करे। साक्ष्य नहीं होते, प्रूफ नहीं होते, इसलिए ऐसे गुनहगारों को सजा नहीं दी जा सकती। लोग के पूछ के जाने के बाद लोग लेता है। जी, तो बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे 100% सहमत हूं। मैं ये नहीं कहता कि 100% पुलिस ऐसी है, लेकिन बड़े पैमाने पर पुलिस, उनके घर के लोग या उनके रिश्तेदार या उनके पार्टनर बनकर कई लोग ये बात कर रहे हैं। जब आपका कंपाउंड ही, जब आपका कुंपन ही, जब आप जिसको रक्षा करने के लिए आपने रखा है वही अगर चोरी करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए तो क्या होगा, ये इस कॉलर की बात से सामने आता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ड्रग्स माफिया जो है ना, ये लोग ऐसे युवाओं को बरगलाते हैं और ड्रग्स के नशे में, ड्रग्स इतना महंगा बेचते हैं कि ड्रग्स के नशे में गलत काम करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, चाइना का जो आइटम अभी जो चाइनीज फूड में डलता है अजीनोमोटो, ये ड्रग्स में ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, जो कि अजीनोमोटो कम मात्रा में लेने से हड्डियां पिघलती हैं, तो ये ड्रग्स के जरिए ज्यादा देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, धन्यवाद। पिछले दिनों ऐसी हिंदुस्तान में कुछ जगह पर पाया गया है कि कुछ चाइनीज स्टॉल पर लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं। कारण क्या उनको भी पता नहीं, लेकिन वो चीज़ खाने के बाद उनको कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि दोबारा वहाँ पर चला जाए। क्या आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है? क्या आप नशे के अप्रत्यक्ष रूप से आदी हो रहे? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी नशा आपके कदमों को उस तरफ लेके जाएगी जहां पर जीवन का उद्धार नहीं बल्कि विनाश लिखा हुआ है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नितिन बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। बोलिए सर, मुझे सुझाव ये देना है कि जैसे जो ड्रग्स का नशा सबसे ज्यादा फल फूल ये रहा है कि गिने चुने एक्साइज इंस्पेक्टर और इन लोगों के देख रेख में चलता है करके। अगर इस चीज को एक कम्युनिटी पुलिसिंग बना दिया जाए, जैसे एक टोल फ्री नंबर किया जाए और उसमें ये किया जाए कि अगर आपको कहीं भी आसपास नशा लग रहा है, यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट उस नंबर पे करके डायरेक्ट जो ऊपर के अधिकारी हैं जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है करके, तो ये ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड में बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे प्रकार के काम ना हो इसके लिए जो प्रशिक्षण पुलिस को देना चाहिए वो तक हमारे पुलिस को नहीं है। 150 से ज़्यादा नशा इस देश में होती है और एक 4-5 नशाओं के पदार्थों को छोड़कर पुलिस वाले भी जान नहीं पाएंगे कि बाकी चीज़ें क्या है। कई जगह पर तो कई प्रकार की दवाइयों को ब्रेड पर लगाकर उसका सैंडविच बनाकर खाने वाली भी नशाए लोग करते हैं। तो कई जगह पर खांसी की दवाइयों को पीकर भी नशा की जाती है। जिसके पास जो औकात है, दिमाग के समझ है या उसके पास संगत है, सबसे बड़ा कारण संगत है कि आपका मित्र कैसा है, आपके मित्रों के मित्र कैसे हैं, आपके उठने बैठने वाले कैसे हैं, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। हमारे साथ ब्रह्मानपुरी जी, एक दो प्रमुख उपाय कुछ और जोड़ना चाहेंगे जिसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई? जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसके लिए जैसे हम और आप बैठ करके ये कहेंगे कि भाई शिवाजी चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में तो बात नहीं बनेगी। तो समधन आज अस्तु समाज, जो आज को देखना है सामाजिक दृष्टि से। हमारे जैसे लोग जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो जानते हैं कि नशा हमें विनाश कर रहा है, हम कम से कम रोज उठें और कम से कम 5 लोगों को तो बताएं कि भाई आप शराब नहीं पी रहे हो, शराब आपको पी रहा है। इसके लिए हम लोगों को घर से बाहर निकलना है, बाकी सरकार को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। धन्यवाद। हम जो सोशल में, आप दोनों अतिथियों का भी आभारी हूँ और सारे दर्शक जो हमसे जुड़े हैं उनका भी आभारी हूँ। हम नशा की इस अभियान में
क्या यही से शुरुआत नहीं कर सकते कि आपके आसपास जो नशा कर रहा है उसके प्रति चुप रहने के बजाय, मौन रखने के बजाय उसे प्यार से पहले समझाने की कोशिश की जाए। अगर वो प्यार से नहीं मानता है तो कानूनी तरीकों का भी सहारा लिया जाए, उसको ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी भेजा जाए। और क्यों ना हमारे जो SMS सोशल मीडिया के चैट्स या पोस्ट के साथ हम कोई ना कोई ऐसी एक लाइन हर मैसेज में लिखे जिससे कि हम नशा के प्रति एक कैंपेन लोगों के मन में हमेशा के लिए प्रभावी तौर पर पहुंचा सकें। क्यों ना हम उसके द्वारा भी लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दें। इस देश के साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और लेखकों को और कवियों को भी मैं आह्वान करता हूं कि देश की सबसे बड़ी, आतंकवाद से भी बड़ी, रोड एक्सीडेंट से भी बड़ी और किसी भी महामारी से भी बड़ी ये हिंदुस्तान की मोटी बड़ी समस्या के खिलाफ आप कैंपेन का हिस्सा जरूर बनाइए। इसका क्रेडिट भी आप लीजिए, बस फायदा देश को हो यह हम चाहते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद।